हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी सेल बाय रुचि मैम। आज हम लैकोपेरॉन के बारे में पढ़ेंगे। लैकोपेरॉन बैक्टीरिया में पाया जाने वाला लैक्टोज को यूटिलाइज करने वाले जीन्स का ग्रुप है जो कि लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म करवाते हैं और साथ में उसके कंट्रोलिंग फैक्टर भी उसके साथ ही प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली ये ग्रुप ऑफ जीन हुआ जो कि लैक्टोज मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा है। ग्रुप ऑफ जीन्स हुआ और इनका अपना एक सिंगल प्रमोटर होगा, यानी कि इनके पास कंट्रोलिंग जीन भी इनके पास ही होगा। मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट में पूरा समझाऊंगी, क्योंकि यहाँ अगर हम ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट करने बैठेंगे तो हमारा ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर मैं इसके इंट्रोडक्शन में ये कहूँ कि लैकोपेरॉन बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स में मिलने वाला एक जेनेटिक रेगुलेटरी सिस्टम है जो कि क्लस्टर ऑफ जीन्स को रिप्रेजेंट करता है और लैक्टोज की प्रेजेंस में ही काम करता है, तो ये बिल्कुल सही और शॉर्टेस्ट डेफिनेशन हो गई इसकी। देखते हैं कि एक लैकोपेरॉन में क्या क्या उसके की कंपोनेंट हैं। जो लैक्टोज यूटिलाइजेबल जो ग्रुप ऑफ जीन्स है उसमें हमको जो मेन स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगी वो आपकी होंगी। एक तो वहां पर होंगे स्ट्रक्चरल जीन्स। पहला है हमारा लेक जेड यानी कि लैक्टोज जेड, लैक्टोज वाई और लैक्टोज ए, लेक ए। जो जेड है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को बनाता है, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को बनाएगा। अब इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है कि ये लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज शुगर में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि आप सभी को मालूम है बच्चों कि जो लैक्टोज शुगर है वो कैसी है आपकी, वो आपकी डाइसैकेराइड शुगर है। उसमें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और एक गैलेक्टोज का होता है, तब लैक्टोज बनती है। यानी कि उसको बिल्कुल सिंपलेस्ट शुगर में कन्वर्ट कर देगा सो दैट कि बैक्टीरिया उसको यूटिलाइज कर सके, क्योंकि बैक्टीरिया का जो सिस्टम है वो ग्लूकोज को यूटिलाइज करने के लिए कैपेबल है, ना कि डायरेक्टली लैक्टोज को मेटाबॉलिक पाथवे में। लेक वाई जीन क्या करता है? जो लेक वाई है वो आपका परमिएज एंजाइम को बनाता है, और परमिएज एंजाइम नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये परमिट करेगा। क्या परमिट करेगा बच्चों? ये लैक्टोज को सेल के, बैक्टीरियल सेल जो है उसके अंदर ये लैक्टोज को जाने देगा। मतलब ये जैसे बैक्टीरिया है, बाहर आपके लैक्टोज के मॉलिक्यूल हैं, तो उनको अंदर जाने के लिए चैनल बनाएगा उसकी मेम्ब्रेन में, जिससे वो इजीली लैक्टोज उसके अंदर जा पाए। नेक्स्ट स्ट्रक्चरल जीन है वो है आपका लेक ए। ये क्या करेगा? ये ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम को सीक्रेट करेगा और ये आपका लैक्टोज को यूटिलाइज करेगा। मतलब लैक्टोज मेटाबॉलिक पाथवे है जो, उसमें इसका रोल है। लेकिन हालांकि इसका रोल एकदम 100% अभी क्लियर नहीं हो पाया है, बट अभी तक के लिए आप लोगों को जो पढ़ना है वो यही पढ़ना है कि ये लैक्टोज मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक जो लैकोपेरॉन है उसमें स्ट्रक्चरल जीन हमारे हो गए। स्ट्रक्चरल जीन के अलावा ये तो आपके सपोज आपके स्ट्रक्चरल जीन हो गए यहाँ पे जेड, वाई एंड ए। स्ट्रक्चरल जीन के अलावा आपको एक लैकोपेरॉन में क्या मिलेगा? तो बच्चों स्ट्रक्चरल जीन के अलावा जो हमें लैकोपेरॉन में मिलेगा वो हमें एक ऑपरेटर साइट मिलेगी और एक हमें प्रमोटर साइट देखने को मिलेगी। ऑपरेटर साइट कुछ नहीं होते हैं, ये ऑपरेटर साइट एक डीएनए के सीक्वेंस ही होते हैं। प्रमोटर भी डीएनए के शॉर्ट सीक्वेंसेस हैं, लेकिन इनके अलग अलग काम हैं। ऑपरेटर जो साइट होगी वो साइट है जहां पे कि आपका रिप्रेसर प्रोटीन आएगा एक, वो यहाँ पे आपके आके बाइंड होगा रिप्रेसर प्रोटीन, तो ये आपकी ऑपरेटर साइट हो जाएगी। प्रमोटर साइट जहां पे डीएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होगा। तो प्रमोटर साइट पे क्या बाइंड हो रहा है? डीएनए पॉलीमरेज। लेक आई जीन है वो क्या करेगा? वो रिप्रेसर प्रोटीन को बनाएगा, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि यहाँ पे आपका रिप्रेसर प्रोटीन आ रहा है, ये बाइंड होगा ऑपरेटर से, तो इसको कौन बनाएगा? इसको बनाएगा लेक आई जीन। कुछ यहाँ पे आपका CAP कैप कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन्स, ये भी यहाँ पे यूज होते हैं। तो यानी कि कैप के लिए आपका कैप बाइंडिंग साइट्स भी होना जरूरी है। यहाँ पे बाइंड क्या होगा? साइक्लिक AMP, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट ही है ये AMP मॉलिक्यूल। और ये क्या करते हैं? इसकी डीएनए जो पॉलीमरेज है,
वो उससे जुड़ने की एफिशिएंसी को बढ़ा देंगे, यानी कि जो है लैक ऑपेरॉन है वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर पाएगा। ये आपकी बुक में मैं जानती हूँ आपको लगेगा मैम ये कहाँ से आ गया, तो ये आप याद कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको बार बार कहती हूँ बच्चों, और इस बार भी देखिए मैंने आपको हमेशा समझाया था कि मेरे लेक्चर्स प्लीज़ लगा लिया करिए और बीच में स्किप मत करिए, क्योंकि इस बार भी आपको लैक्टोज यूटिलाइजेशन लैक ऑपेरॉन आया था बोर्ड में 2025 में, और मैंने अपने जिन बच्चों को लैक ऑपरेंट करवाया है अपनी ऑफलाइन क्लासेस में या ऑनलाइन क्लासेस में, वो बच्चे सारा एक एक कॉन्सेप्ट से उसे करके आए हैं। नेक्स्ट पेपर जो भी होंगे बच्चों आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे। आप ये मत समझिएगा कि पेपर डिलीट हो गए तो हमारा सिलेबस कम हो गया, लेकिन अब पेपर का पैटर्न पिछले 1-2 सालों में बहुत बदल जाएगा और वो पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर होगा। और ये की रेगुलेटर्स में हमारा जो इम्पोर्टेंटली जो आएगा वो हमारा है एक इंड्यूसर का काम, या फिर कौन करेगा, एलोलैक्टोज करेगा। तो इंड्यूसर के लिए आप अगर आ जाए तो या तो आपका लैक्टोज होगा, मैंने यहाँ पे ऊपर देखिए डेरिवेटिव ऑफ लैक्टोज लिख रखा है, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ लैक्टोज का मतलब हो गया एलोलैक्टोज। तो लो भाई यहाँ पे आपका 1 नंबर का क्वेश्चन तो यहाँ पे छोटा सा सॉल्व हो गया कि आप कोई की रेगुलेटर जिसकी साइट नहीं मिलेगी लेकिन वो आपका काम करेगा और कोई लैक्टोज नहीं है तो वो हो गया आपका एलोलैक्टोज। लैक ऑपेरॉन बच्चों नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करता है। कोई भी जीन रेगुलेशन में 2 तरह की थ्योरीज प्रोपाउंड की गई हैं, या तो वो नेगेटिव फीडबैक से काम करेगा अपना या फिर पॉजिटिव फीडबैक से। तो हमें याद रखना है लैक ऑपेरॉन नेगेटिव फीडबैक पे वर्क करता है। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने यहाँ नीचे देखो क्लियरली लिखा हुआ है, जिसमें हमें रिप्रेसर मिलेगा, एक इंड्यूसर मिलेगा, और इंड्यूसर रिप्रेसर को बाइंड करके उसे इंगेज कर देगा। तो यहाँ पे हमें रिप्रेसर बाइंडिंग मिलेंगी, लैक्टोज की प्रेजेंस मिलेगी जो कि इंड्यूसर का काम करेगा, स्ट्रक्चरल जीन मिलेंगे जो एक्सप्रेस होंगे, और इस तरह लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। तो आइए अब ज़रा ये एनसीईआरटी क्या कहती है, उसमें जो डायग्राम दिया है उसे भी समझ लेते हैं। यहाँ मैंने ये एनसीईआरटी का डायग्राम है और इसके साइड में मैंने ये लीनियर अरेंजमेंट करके दिखाया हुआ है आपको। तो ये एनसीईआरटी में ये जो सबसे पहले जो आपका ऊपर जो ये सीक्वेंस दिया हुआ है, ये आपका डीएनए को दिखा रहा है कि डीएनए में जीन्स का अरेंजमेंट किस तरह से होगा। मतलब आपको रिप्रेसर को बनाने वाले जीन कहाँ मिलेंगे, ऑपरेटर कहाँ मिलेगा रिप्रेसर को बनाने वाले जीन का, और स्ट्रक्चरल जीन कहाँ मिलेंगे, स्ट्रक्चरल जीन का प्रमोटर और ऑपरेटर कहाँ होगा। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो है ये रिप्रेसर को बना रहा है, उसका स्ट्रक्चरल जीन है, ये स्ट्रक्चरल जीन है, और ये रिप्रेसर का अपना प्रमोटर है सेपरेट। ये यहाँ से आपका रिप्रेसर बनेगा, ये आपका ऑपरेटर साइट है जहाँ रिप्रेसर बाइंड होगा। ये जो रिप्रेसर है ये यहाँ पे इसका प्रमोटर कंट्रोल करेगा और ये ऑपरेटर पे बाइंड होगा। ये स्ट्रक्चरल जीन है जो लैक्टोज को यूटिलाइज करवाएंगे, जिनके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, YZA हैं। और इन स्ट्रक्चरल जीन का अपना ये प्रमोटर है जो कि ऑपरेटर के बगल से आपको दिख रहा है। इस वाले डायग्राम में मैंने आपको डीएनए में मिलने वाले लैक ऑपरेंट के जो सीक्वेंस है उनको लीनियर अरेंजमेंट में दिखाया गया है। स्ट्रक्चरल जीन मिलेंगे पहले आपको ZYA, उसके बाद आपको ऑपरेटर रीजन मिलेगा जहाँ रिप्रेसर बाइंड होगा, फिर प्रमोटर रीजन मिलेगा जो कि स्ट्रक्चरल जीन का होगा, और फिर आपको रिप्रेसर को बनाने वाले स्ट्रक्चरल जीन, और फिर उसका रिप्रेसर का अपना स्ट्रक्चरल जीन का खुद का कंट्रोलिंग साइट उसका प्रमोटर मिलेगा। ये बहुत काम की आपकी स्लाइड है जो मैं बताने जा रही हूँ, इसको आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, आइदर सेव कर लीजिएगा। जो जैकब और मोनेट था उसने लैक्टोज ऑपरेंट मॉडल दिया था, तो उसके लैक ऑपरेंट मॉडल में आपको शॉर्ट और प्रिसाइज अगर लिखना है कि क्या होता है, सिंपल सा इलस्ट्रेशन यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो 2 की कंट्रोल होते हैं, की रेगुलेटर्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। पहला है रिप्रेसर और दूसरा है ऑपरेटर। सेकंड नंबर पे आप पॉइंट लिख सकते हैं कि रिप्रेसर की बाइंडिंग, जो रिप्रेसर है प्रोटीन वो बाइंड करेगा ऑपरेटर सीक्वेंस से। हमेशा आपको याद रखना है कि रिप्रेसर किससे बाइंड करता है। रिप्रेसर बच्चों हमेशा जिससे बाइंड करेगा उसका नाम है आपका ऑपरेटर। देन ट्रांसक्रिप्शन, अगर रिप्रेसर बाइंड हो जाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, यानी कि आपका मैसेंजर आरएनए स्ट्रक्चरल जीन के लिए नहीं बनेगा और फिर वो प्रोटीन नहीं बनवा पाएंगे, और जिससे कि लैक्टोज है वो बैक्टीरिया ना तो अंदर ले पाएगा और ना ही उसको तोड़ के डाइजेस्ट कर पाएगा।
देन जो लैकोपेरॉन है, जैकब मोनट की हाइपोथेसिस में उसने बताया कि ये एक सिंगल यूनिट की तरह से काम करते हैं, क्योंकि ये तीनों की तीनों जीन, कौन से तीनों जीन हैं बच्चों आपके, आपने अभी अभी पढ़ा, आपका लेक वाई जेड, लेक जेड एंड लेक ए, ये तीनों की तीनों जीन आपका एक क्लस्टर में मिल रहे हैं। मैंने आपको अभी पहले बताया, जैसा कि एनसीईआरटी का आपको दिखाया डायग्राम, तीनों के तीनों ग्रुप में मिल रहे हैं और तीनों एक साथ ही काम करेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा बच्चों कि लेक वाई काम कर रहा है, जेड और ए काम नहीं कर रहे हैं। हमेशा अगर स्विच ऑन होंगे तो तीनों काम करेंगे, स्विच ऑफ होंगे तो तीनों होंगे। यही आपका लैकोपेरॉन की सबसे बड़ी खासियत होती है, और इसमें रिप्रेसर बाइंड होना इसको नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से जोड़ता है। जीन एक्सप्रेशन की बात करें तो जीन एक्सप्रेशन के लिए बच्चों आपने पढ़ा ही होगा कि जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो प्रमोटर बहुत नेसेसरी होता है। मैसेंजर आरएनए जब बनेगा तो लैक्टोज को यूटिलाइज करने के लिए जो जो इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स हैं उनको जब वो ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट होंगे तो ट्रांसक्रिप्शन, तो यहाँ पे प्रमोटर का होना बहुत ज़रूरी है। तो प्रमोटर इज नेसेसरी फॉर ऑल जीन्स टू एक्सप्रेस। और इसीलिए आप याद करो, पीछे मैंने अभी आपको बताया कि जब रिप्रेसर बनता है तो उसका अपना अलग से उसका प्रमोटर होता है, और जो स्ट्रक्चरल जीन है जब वो ट्रांसक्राइब होंगे तो उनका अपना अलग से होगा। यहाँ देखिए बच्चों ये क्या डिपिक्ट कर रहा है शीट, ये जो आपको मैंने स्लाइड दिखाया है इसमें जो पॉसिबिलिटीज हैं कि अगर जीन एक्सप्रेशन हाई है, लैक्टोज है, तभी तीनों की तीनों जीन एक्सप्रेस होंगे कॉन्टिन्यूसली, तो लैक्टोज के साथ में जीन एक्सप्रेशन हाई होगा। अगर लैक्टोज नहीं होगा मीडियम में, बैक्टीरिया के में, तो बैक्टीरिया कैसे यूटिलाइज करेगा ना, लैक्टोज नहीं कर पाएगा, तो लो जीन एक्सप्रेशन होगा। यानी कि ऐसा नहीं है, लो जी फिर से आपका एक नंबर का क्वेश्चन तैयार हो गया कि ऐसा कभी भी नहीं है कि आप ये सोचें कि लैकोपेरॉन अगर फंक्शनल नहीं है तो भाई बिल्कुल जीरो, बिल्कुल बन ही नहीं रहे हैं कोई भी नहीं। जीन एक्सप्रेशन तो होगा लेकिन इतना लो अमाउंट में होगा कि उसका कोई मतलब ही नहीं होगा। एक बैक्टीरिया यूटिलाइज कर रहा है जब लैक्टोज, तो उसके पास क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं, और अब हम उन चारों पॉसिबल सिचुएशंस के लिए वो किस तरह से बिहेव करेगा हम उसको देखते हैं। तो एक बैक्टीरिया है, उसके पास मीडियम में सिर्फ ग्लूकोज प्रेजेंट हो सकता है कि लैक्टोज शुगर हो ही ना, सिर्फ ग्लूकोज है, तो वो ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगा। उसके बाद जब ग्लूकोज खत्म हो जाएगा तो वो उसको स्टार्विंग की कंडीशन आ जाएगी। सेकेंड कंडीशन हो सकती है कि ग्लूकोज है वो यूटिलाइज करने के लिए अवेलेबल है मीडियम में, और साथ में लैक्टोज, यानी कि ग्लूकोज और लैक्टोज बैक्टीरिया के लिए दोनों ही अवेलेबल फूड हैं। थर्ड कंडीशन हो सकती है कि ना तो उसको खाने के लिए ग्लूकोज है और ना ही उसको खाने के लिए लैक्टोज है। फोर्थ कंडीशन हो सकती है कि ग्लूकोज नहीं है उसके खाने में, जिस मीडियम में रह रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या है उसके पास, लैक्टोज है। सबसे पहले आइए हम स्टडी करते हैं कि अगर बैक्टीरिया के मीडियम में सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है ही नहीं। अब इस तरह के जो एनवायरमेंट में जब बैक्टीरिया रह रहा है तो उसमें हमारा जो इंड्यूसर है क्या वो मिलेगा? नहीं, इंड्यूसर मिलेगा ही नहीं, तो इंड्यूसर प्रेजेंट नहीं होगा। और मैंने आपको बताया था अभी अभी कि रिप्रेसर तो हमेशा बनता रहता है। तो जब रिप्रेसर इंड्यूसर नहीं होगा तो रिप्रेसर हमेशा किससे जुड़ा रहेगा? रिप्रेसर जुड़ा रहेगा आपका ऑपरेटर रीजन से, और रिप्रेसर ऑपरेटर रीजन को छोड़ेगा ही नहीं। तो आरएनए जो पॉलीमरेज है, जो लैक्टोज यूटिलाइज करने वाले जो जीन हैं उनको एक्टिवेट करवाएगा, उनका ट्रांसक्रिप्शन कराएगा, तो आरएनए पॉल है वो आपका प्रमोटर रीजन पे आके बाइंड हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि प्रमोटर तो किससे ब्लॉक है? ऑपरेटर से। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका ये अगर ये रिप्रेसर बन रहा है यहाँ पे, तो ये रिप्रेसर कहाँ पे आ रहा है? रिप्रेसर बाइंड होगा इस साइड पे, ऑपरेटर रीजन पे, राइट। और रिप्रेसर जब ऑपरेटर रीजन पे बाइंड हो रहा है तो जो आपका आरएनए पॉलीमरेज आके जो जुड़ेगा ट्रांसक्रिप्शन के लिए, डीएनए का जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो वो जुड़ेगा इस साइड पे, यहाँ पे प्रमोटर पे। अब प्रमोटर पे आके कैसे जुड़ेगा? ऑपरेटर पे तो ऑलरेडी ब्लॉक्ड सिचुएशन है ना, लॉक लगा हुआ है, तो वो इधर उधर देखेगा और लौट जाएगा। जब वो आरएनए पॉलीमरेज को बैठने के लिए सीट ही नहीं मिलेगी तो वो ट्रांसक्रिप्शन आगे स्ट्रक्चरल जीन का स्टार्ट नहीं कर पाएगा।
तो इन शॉर्ट रिप्रेसर के बाइंड रहने से आगे स्ट्रक्चरल जीन ट्रांसक्राइब नहीं होंगे। तो लैक्टोज नहीं है तो इसलिए आपके ये जो लैक ऑपेरॉन है वो भी एक्टिव नहीं होगा, मतलब वो स्विच ऑफ मोड में ही रहेगा। और बैक्टीरिया सिर्फ और सिर्फ किसको यूटिलाइज करेगा? ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगा। अगर बैक्टीरिया के एनवायरनमेंट में ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों ही प्रेजेंट है तो होता क्या है कि अगर दोनों ही प्रेजेंट है तो बैक्टीरिया ये कैसे डिसाइड करेगा कि वो पहले ग्लूकोज को ले या लैक्टोज को ले या दोनों को एक साथ ले या उसकी जो मर्जी है वो ले? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता है बच्चों। पहले जो बैक्टीरिया है वो ग्लूकोज को ही लेगा और जब तक ग्लूकोज खत्म नहीं हो जाएगा तब तक वो ग्लूकोज को लेता रहेगा, यूटिलाइज करेगा, यानी कि ग्लूकोज को यूटिलाइज करने वाला जो जीन है वो ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट होते रहेंगे, वो मेटाबॉलिक पाथवे एक्टिव रहेगा, बाद में लैक ऑपेरॉन एक्टिव होगा। तो अब इसको कैसे पता चलेगा कि लैक ऑपेरॉन को अभी एक्टिव नहीं होना है, अभी ग्लूकोज है? तो होता क्या है बच्चों, जब ग्लूकोज लैक्टोज दोनों ही अवेलेबल होते हैं बैक्टीरिया के लिए तो जो एक्टिवेटर प्रोटीन्स होते हैं, कौन से प्रोटीन? अभी मैंने आपको बताया था ना, साइक्लिक एएमपी के साथ बैठ के उसकी आरएनए पॉलीमरेज की जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करते हैं, कैप। तो जो एक्टिवेटर प्रोटीन है, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन्स, वो आपके बाउंड ही नहीं होंगे। अब जब वो बाउंड नहीं होंगे तो आरएनए पॉलीमरेज एफिशिएंटली ट्रांसक्राइब नहीं कर पाएगा किसको? लैक ऑपेरॉन के स्ट्रक्चरल जीन को। यानी कि एक्टिवेटर प्रोटीन ने भाई मना कर दिया कि ग्लूकोज को देख के वो बिगड़ गया कि अब ग्लूकोज प्रेजेंट है तो मैं अपना काम नहीं करूंगा, नहीं बहुत पिटूंगा भाई ग्लूकोज से मैं, कि ग्लूकोज कहेगा कि तुम एक्टिवेटर प्रोटीन को कि भाई तुम लैक्टोज के जाके बाउंड क्यों हो गए, लैक्टोज को जाके बाउंड हुए तभी आरएनए पॉलीमरेज को बहुत बल मिला और उसको इतना बल मिला कि उसने स्ट्रक्चरल लैक्टोज यूटिलाइज करने वाले स्ट्रक्चरल जीन को टर्न ऑन कर दिया। तो एक्टिवेटर प्रोटीन भाई डर गया और वो उसने अपना काम ही नहीं किया, उसने ग्लूकोज को देख के आप ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन इंड्यूसर भी आपका बाउंड नहीं होगा, और जब इंड्यूसर आपका बाउंड नहीं होगा, यहाँ पे देखिए जो इंड्यूसर है जब वो बाउंड नहीं होगा आपका, तो अब एनवायरमेंट में इंड्यूसर तो है भाई, अब रिप्रेसर बड़ा कंफ्यूज, इंड्यूसर तो दिख रहा है पर वो उससे बाउंड नहीं हो पा रहा है। तो रिप्रेसर जो है वो ऑपरेटर साइड से इट लिफ्ट्स ऑफ, और जो आरएनए पॉलीमरेज है ऐसे में, वो आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, बार बार आता है, आरएनए पॉलीमरेज अपनी प्रमोटर साइड पे आएगा फिर हट जाएगा, आएगा फिर हट जाएगा। तो यानी कि वो परमानेंटली आरएनए पॉलीमरेज अपनी प्रमोटर साइट पे बैठ नहीं पाता है यहाँ पे, और बार बार आता और जाता रहता है, तो इस वजह से इसका जो ट्रांसक्रिप्शन है वो एफिशिएंटली नहीं हो पाता है। तो जो स्ट्रक्चरल जीन है वो बिल्कुल भी ट्रांसक्राइब नहीं हो पाएंगे। सीएपी कैप, उसका फंक्शन बता देती हूँ, दोबारा से क्लियर कर देती हूँ। ये जो एक्टिवेटर प्रोटीन है ना बच्चों, ये बेसिकली आरएनए पॉलीमरेज को स्टेबलाइज करते हैं। जब आरएनए पॉलीमरेज जब प्रमोटर साइट पे बैठता है तो उसके बैठने को स्टेबल करते हैं, मतलब वो वहां से हटता नहीं है। कि ये जो है आपका ग्लूकोज की एब्सेंस में, जब ग्लूकोज नहीं होगा ना तभी ये कैप काम करेंगे और आरएनए पॉलीमरेज ढंग से स्टेबलाइज हो पाएगा और अपना प्रमोटर पे बैठ के और तब ट्रांसक्रिप्शन के लिए रेडी हो पाएगा। ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों ही एब्सेंट है तो यानी कि आपका इंड्यूसर जो है, जब इंड्यूसर है ही नहीं, ना तो लैक्टोज है ना एलो लैक्टोज है, तो जो इंड्यूसर है वो है ही नहीं, तो बाउंड भी कैसे होगा ना, तो इंड्यूसर बाउंड ही नहीं रहेगा, इंड्यूसर आपका बाइंड नहीं होगा, तो लेकिन एक्टिवेटर प्रोटीन तो आपका काम करेंगे। जो सीएपी है कैप एक्टिवेटर प्रोटीन, अभी अभी आपको समझाया है ना कि ग्लूकोज नहीं होता है तो एक्टिवेटर प्रोटीन काम करते, तो एक्टिवेटर प्रोटीन तो प्रमोटर पे आके और ये तो एफिशिएंटली बैठ जाएगा कि हाँ भाई आरएनए पॉलीमरेज आओ और लैक ऑपेरॉन के स्ट्रक्चरल जीन को तुम ट्रांसक्राइब कर लो बड़े आराम से, मैं रेडी हूं, मैं करवा दूंगा। तो एक्टिवेटर प्रोटीन तो राजी है और वो बाउंड भी हो गया है डीएनए से, ठीक है, लेकिन रिप्रेसर स्टिल बाउंड है। रिप्रेसर अभी भी क्या है, रिप्रेसर बाउंड है। क्यों बाउंड है बच्चों? रिप्रेसर की फर्स्ट चॉइस तो बाउंड होने की इंड्यूसर के साथ ही है, लेकिन अगर इंड्यूसर नहीं होगा तभी वो ऑपरेटर पर बाउंड हो, और जब रिप्रेसर ऑपरेटर रीजन से बाउंड है तो फिर तो आरएनए पॉलीमरेज की कोई मजाल नहीं है कि वो उसको रिप्रेसर को इस ऑपरेटर रीजन से हटा दे और वो उसका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर ले। एक ऑपेरॉन है वो कैसा रहेगा आपका, स्विच ऑफ रहेगा।
नेक्स्ट जो सिचुएशन है कि ग्लूकोज एब्सेंट है और ग्लूकोज है ही नहीं और सिर्फ लैक्टोज प्रेजेंट है, तो भाई फिर तो आप अभी अभी आपको समझाया, फिर तो क्या है, ये जो कैप है बाउंड होंगे डीएनए पे, और डीएनए से बाउंड होते ही जो आरएनए पॉलीमरेज है उसको बल मिलेगा, और जो आरएनए पॉलीमरेज है वो यहाँ पे आप देखेंगे कि ग्लूकोज तो है ही नहीं ना आपका, तो रिप्रेसर इंड्यूसर को देखते ही ऑपरेटर से हटके उसके साथ अटैच हो जाता है। आप 11th क्लास में पढ़ के आए होंगे कि अगर सेम एक्टिवेशन साइट उनको मिलती है तो वो दूसरे से बाउंड हो जाता है, तो एंजाइम का इनहिबिशन हो जाता है। इंड्यूसर के रिप्रेसर से बाइंड होने को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई स्टिकर होता है ना बच्चों, तो उसमें एक तरफ ग्लू होता है, अब आपको स्टिकर चिपकाना तो अपनी कॉपी पे था, क्या हुआ, जमीन पे गिर गया, और जमीन पे उस वाली साइड से गिरा जहाँ पे ग्लू था, तो वो स्टिकर आपका ग्लू उसका जमीन पर चिपक जाएगा या किसी और साइड पे, लेकिन कॉपी पे नहीं चिपका, तो ग्लू उसका यूटिलाइज हो गया। और इसीलिए इंड्यूसर की प्रेजेंस में जैसे ही रिप्रेसर बाउंड हो गया, वो ऑपरेटर से बाइंड नहीं होगा, और रिप्रेसर के इंड्यूसर से जुड़ने को ही रिप्रेसर इनएक्टिवेशन कहते हैं। और ऑपरेटर फ्री होने की वजह से आरएनए पॉलीमरेज इजीली प्रमोटर पे आके चिपकता है और स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन करने लगता है, और लैक्टोज जीन फिर से एक्टिव हो जाते हैं, और यही हमारी इंड्यूस्ड स्टेट कहलाता है। आपका रीजन असर्शन आता है, आपका केस बेस्ड स्टडी आती है, तो आप बड़े अच्छे से अब आप सॉल्व कर सकते हैं। ये चारों ही सिचुएशन मैंने आपको क्लियर कर दिए। होप यू लाइक द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।